देखो, हर उस चीज़ में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने को सच करने में मदद करे। देखिए, आज है 21 मार्च का दिन और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीत लिया है। देखिए, इंडियन वेल्स क्या है, एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसका सिंगल्स टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। अब एग्जाम में ये पूछेगा कि कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, तो देखिए, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को 6-3 6-2 से हराकर अभी हाल ही में इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया। और इसके साथ ही देखिए, इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। देखिए, इसके साथ ही ये जो है यानी कि कार्लोस अल्कराज इंडियन वेल्स और मियामी टाइटल जीतने वाले 9वें और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इसके साथ ही जो आपके कार्लोस अल्कराज हैं ये वर्ल्ड एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर भी पहुंच गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन तो एक है, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट जो आपके हैं ये 3 प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फिर से सुन लीजिए कि इंडियन वेल्स मास्टर का जो सिंगल टाइटल है ये स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। और साथ ही याद रखेगा कि ये जो है इंडियन वेल्स और मियामी टाइटल जीतने वाले 9वें और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। और ये वर्ल्ड एटीपी रैंकिंग में यानी कि जो आपका टेनिस रैंकिंग होता है, ठीक है, विश्व का, तो उसमें ये नंबर 1 स्थान पर वर्तमान में पहुंच गए हैं। दूसरा प्रश्न भी हमारा इसी टेनिस टूर्नामेंट से है। देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया। अब सवाल ये उठता है कि जो आपके मैथ्यू एबडेन जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं। तो देखिए, रोहन बोपन्ना नाम से पता चला है कोई इंडियन व्यक्ति है, तो रोहन बोपन्ना तो इंडियन टेनिस प्लेयर हैं। लेकिन जो आपके मैथ्यू एबडेन हैं ये ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं। तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने अभी हाल ही में जो है याद रखिएगा इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। और देखिए, एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछा सकता है कि इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया। देखिए, नाम से तो लग रहा है इंडियन वेल्स से कि ये इंडिया में ही आयोजित हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत जवाब होगा आपका। देखिए, इंडियन वेल्स नाम का एक स्थान है अमेरिका के कैलिफोर्निया में, वहीं पर इसका आयोजन हुआ था अभी हाल ही में। तो अमेरिका के इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया में हुए फाइनल मुकाबले में अभी हाल ही में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जो है हॉलैंड के कुल्हाप और ब्रिटेन के नील स्कूप्सी को 6-3 2-6 10-8 से हराकर जो आपका ये पुरुष डबल्स का खिताब था इसको जीत लिया। और इसके साथ ही देखिए, भारत के रोहन बोपन्ना ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड क्या है, देखिए, इसके साथ ही 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बन गए। तो 43 वर्ष की उम्र में इन्होंने रोहन बोपन्ना ने अभी हाल ही में क्या जीता, मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का जो है पुरुष डबल्स का खिताब जीता। तो इस रिकॉर्ड को भी नोट कर लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न, पहला और दूसरा प्रश्न आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा प्रश्न है कि नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं राम सहाय प्रसाद यादव। फोटो यहाँ पे दिख रही है इनकी। देखिए, नेपाल के चुनाव आयोग के अनुसार जो आपके राम सहाय प्रसाद यादव हैं इनको 52,628 वोटों में से कुल 30,328 वोट मिले उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और ये विजयी भी घोषित हो गए। देखिए, जो आपके राम सहाय प्रसाद यादव हैं इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1990 में की थी नेपाल सद्भावना पार्टी से। तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और नेपाल से संबंधित हर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव बन गए हैं। और आपको बताना है नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की करेंसी का क्या नाम है, ठीक है। ये दो चीज़ें बताइए, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। चौथा प्रश्न है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए, भारत के टोटल 7 राज्यों में जो है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे। और इस पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का क्या महत्व होगा इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए।
देखिए हाल ही में पीएम मोदी ने कहा कि जो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि ये जो टोटल 7 राज्यों के मैंने नाम लिए, इन सातों राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F यानी कि 5F फार्मूले पर होंगे। 5F मतलब फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। इस विज़न पर जो है आधारित होगा, यानी कि 5F विज़न पर आधारित होगा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। देखिए पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान करेंगे और ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। पांचवा प्रश्न है कि वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण अभी हाल ही में किसने किया? तो देखिए जो क्रेडिट स्विस बैंक है इसका अधिग्रहण यूबीएस ग्रुप ने कर लिया है। देखिए वित्तीय संकट से जो जूझ रही स्विस बैंक है, यानी कि स्विट्जरलैंड का बैंक है क्रेडिट स्विस बैंक, इसको यूबीएस ग्रुप एजी ने ऑल स्टार डील के अंतर्गत 3 बिलियन फ्रैंक यानी कि लगभग $3.3 बिलियन में खरीद लिया है। फ्रैंक में कितना? 3 बिलियन फ्रैंक, या फिर कह सकते हैं $3.3 बिलियन। तो इतने में खरीद लिया है। और जो आपका क्रेडिट स्विस है, आपको बता दें ये स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक था, जिसे उसके ही सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यूबीएस ग्रुप एजी ने खरीद लिया है। देखिए स्विस सरकार भी इस डील को सफल बनाने के लिए सकारात्मक पहल दिखा रही है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा बैंक अगर जो है करप्ट हो जाए, बैंक करप्ट हो जाएगा, मतलब बैंक जो है दिवालिया हो जाएगा, तो फिर बहुत समस्या हो सकती है। तो इसीलिए क्रेडिट स्विस को जो है किसने खरीद लिया है? यूबीएस ग्रुप एजी ने। और इसमें यानी कि इस डील को सफल बनाने में स्विट्जरलैंड की सरकार भी मदद कर रही है। और छठवां कि बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक होंगे जी कृष्ण कुमार। और देखिए जो आपके जी कृष्ण कुमार हैं, इनको हाल ही में याद रखिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद पर जो है 2025 तक के लिए, यानी कि अप्रैल 2025 तक के लिए अपॉइंट किया गया है, यानी कि ये इस पद पर अप्रैल 2025 तक बने रहेंगे। और देखिए बीपीसीएल की बात करें, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। और इसका जो आयोजन है 17 मार्च से शुरू हुआ था और इस कार्यक्रम का उद्घाटन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज के केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने किया था। और संजीव बालियान ने अपने भाषण में पशु उपचार में आयुर्वेद के ऐतिहासिक उपयोग को उजागर किया और सरकार इसे मान्यता देने की दिशा में काम कर रही है, ये भी स्टेटमेंट दिया। तो 17 मार्च से कहाँ पर? उत्तराखंड के हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और आठवां कि हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिले बनाने की घोषणा हुई? तो देखिए राजस्थान में जो है 19 नए ज़िले बनाए जाएंगे और उन 19 नए ज़िलों का नाम भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ज़िले होंगे। देखिए राजस्थान में 19 नए ज़िले बनाने की अभी हाल ही में घोषणा हुई और इसके साथ ही 3 नए संभाग भी राजस्थान में बनाए जाएंगे और इन नए संभागों में सीकर, पाली और बांसवाड़ा शामिल है, यानी कि सीकर, पाली और बांसवाड़ा 3 नए संभाग हो गए कहाँ के? राजस्थान के। और देखिए इन नए 19 जिलों का निर्माण क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए राजस्थान का जो एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है ही। तो क्या होता था, कई सारे ऐसे ज़िले थे जहाँ तक पहुँचने में लगभग 100 किलोमीटर तक जिला मुख्यालय पर पहुँचने में जो है लोगों को समय लग जा, मतलब बहुत ज़्यादा यात्रा करनी पड़ जाती थी। तो इसीलिए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने कहा कि अब आपको अपने गांव से 100 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा जिला मुख्यालय पे अपनी समस्याओं का निस्तारण करने, क्योंकि अब इसकी दूरी कम कर दी जाएगी, क्योंकि एक ज़िले को काट कर कई सारे ज़िले बना दिए जाएंगे। तो अभी मैं ज़िलों का नाम आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले बता दूं कि इन नए 19 ज़िलों की ज़रूरतों की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा।
देखिए राजस्थान में 50 जिले होंगे, ठीक है। राजस्थान में अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। कितने लोग राजस्थान से, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए राजस्थान में अब जिलों की संख्या 50 हो जाएगी और इसके पहले यानी कि इस घोषणा के पहले राजस्थान में कितने ज़िले थे? 31 ज़िले थे। तो 31 में 19 प्लस हो गए हैं, तो अब टोटल 50 ज़िले हो गए हैं राजस्थान में। और अब राजस्थान में संभागों की संख्या 10 हो जाएगी, ठीक है। पहले 7 संभाग थे, अब 3 इसमें नए प्लस हो गए हैं, ठीक है। तो संभागों की संख्या 10 और जिलों की संख्या 50 हो जाएगी राजस्थान में। इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और देखिए जानकारी के मुताबिक 19 जिलों में अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डींग, डिडवाना, कुचामन सिटी और दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी और कोट पुतली, बहरोड़ और खैरथल, और एक और ज़िला है नीम का शाहपुरा। इन सभी ज़िलों को बनाया जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और वहीं सीकर, पाली और बांसवाड़ा नए संभाग होंगे, याद रखिएगा। तो राजस्थान में अब टोटल 50 ज़िले हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं, याद रखना है आपको। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान की राजधानी क्या है और राजस्थान के किस ज़िलों को झीलों का शहर कहते हैं। बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान के किस ज़िले को झीलों का शहर कहते हैं। नवा प्रश्न की हाल ही में किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान टिम पेन ने खेल से संन्यास ले लिया? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान टिम पेन ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देखिए जो आपके टिम पेन है, इन्होंने 2018 से 2021 तक 23 टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की थी और इनके करियर में कुल 35 टेस्ट इन्होंने जो है खेले थे। 10वां की हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी बन गए हैं ललित कुमार गुप्ता जी। देखिए जो आपका सीसीआई यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये टेक्सटाइल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। और जो आपके ललित कुमार गुप्ता हैं, ये तत्काल प्रभाव से सीसीआई के सीएमडी पद को 5 वर्षों तक या फिर आगे के आदेश तक संभालेंगे, यानी कि 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। तो 2023 चल रहा है, 2028 तक लगभग ये बने रहेंगे अपने पद पर, या फिर बीच में अगर इनको हटा दिया गया तो ये अपना पद छोड़ देंगे। तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर याद रखिएगा ललित कुमार गुप्ता जी बन गए हैं। और 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन यानी कि वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो देखिए जो ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन था यानी कि वैश्विक बाजरा सम्मेलन था, इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था। और पीएम मोदी ने 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में इस ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया था। देखिए मिलेट्स यानी कि जो आपका बाजरा होता है, इसको श्री अन्न कहते हैं। और अब आपको मैं एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि अब तक कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। देखिए याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, इसने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है और ये घोषणा भारत के प्रस्ताव पर आधारित थी। यानी कि जो हमारा 2023 चल रहा है, वर्ष 2023, इसको जो है हम अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मना रहे हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। तो आपको बताना है पहले प्रश्न का उत्तर कि गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 पुस्तक को किसने लिखा है, बताइए। और दूसरा कि हाल ही में टाइम के द्वारा जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है, बताइए। और तीसरा है कि विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक को किसने लिखा है, बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा, बताइए। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना, बताइए। और देखिए अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं कल बताऊंगा, तो जितने भी रिवीजन वाले प्रश्न हैं वो कल रिवाइज होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।